Hello student, welcome to the GATE Academy. In this video, we are going to discuss a small topic of control system that is like Raut-Hurwitz method and very important for GATE examination. Okay student, so now we are going to discuss the Raut-Hurwitz method for GATE as well as competition examination point of view. So first of all, generally Raut-Hurwitz का नाम शायद सबने सुना है जिसने भी बीटेक में कहीं ना कहीं टॉपिक को पढ़ा है. So that definitely student there is a huge difference between your semester exam preparation and the GATE exam preparation. That there is huge difference between the study and preparation. Definitely your consistent study will become your preparation student. Is it okay? हो सकता है सेमेस्टर एग्जाम को आप 5 days पढ़ के भी पास कर लें, और हो सकता है गेट क्वालिफाई करने में 1 year का टाइम भी कम पड़ जाए स्टूडेंट. ओके, सो यू शुड बी कंसिस्टेंट. यू शुड, आपको केवल एक चीज पता होनी चाहिए, यू शुड हैव ए सॉलिड रीजन टू राइट द गेट एग्जामिनेशन. अगर आपके पास वो राइट गेट लिखने का रीजन स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप टाइम निकाल लोगे, रिवाइज भी कर लोगे. इफ यू आर वेरी सिंसियर अबाउट द गेट, इफ यू सिंसियरली और एक्चुअली if you wish to crack the GATE exam ना, तो डेफिनेटली आगे से आगे आपको वेज मिलते जाएंगे स्टूडेंट, रास्ता आप में आगे से आगे मिलता जाएगा. लेकिन अगर आपके पास कोई लिखने का रीजन ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही गेट लिखने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाने के बाद एक मोटिवेशन फैक्टर होता है वो कम होता जाएगा, और डेफिनेटली गेट में जाते जाते हो सकता है कि आपका पर्पस ही आप लूज कर दो कि क्यों मैं गेट लिख रहा हूँ. ओके, सो डेफिनेटली नॉट ओनली गेट, कहीं भी लाइफ में कोई भी काम कर रहे हैं, वी शुड हैव ए सॉलिड आइडिया, वी शुड हैव ए सॉलिड विजन कि हम क्यों करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहता हूं. और अगर नहीं करना तो भी ये पता होना चाहिए कि मैं गेट क्यों नहीं करना चाहता. अगर आप दोनों चीज में पता है एंड इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, देन डेफिनेटली यू विल बी स्टूडेंट. डेफिनेटली कोई चीज आपको, नो वन कैन स्टॉप यू, एट द सेम टाइम नो वन कैन फोर्स यू. इट्स ओके, इट्स अप टू यू ओनली. It's up to you only how to make a plan of study and all. Is it okay? ये आपको देखना पड़ेगा कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए कैसे. If you are able to give your true effort, अगर सच्ची एफर्ट दे सकते हो तो कोई नहीं रोक सकता. डेफिनेटली फेस कर लो, आप लिख लो कि आपकी रैंक आएगी. नो वन कैन स्टॉप. इज इट ओके? नो वन कैन स्टॉप. ये याद रखिएगा मेरी बात. लेकिन डेडिकेशन चाहिए, और एक सिंसियरिटी चाहिए, और ट्रू एफर्ट चाहिए, एक सच्चा डेडिकेशन चाहिए स्टूडेंट, एक ईमानदार एक डेडिकेशन चाहिए. चलिए तो बात करते हैं राउत-हर्विट्ज मेथड का. राउत-हर्विट्ज मेथड एक्चुअली क्या काम आता है, अगर हम अब टेक्निकल टॉपिक पे आ जाते हैं. राउत-हर्विट्ज मेथड क्या है? तो राउत, जैसे ही जनरल क्वेश्चन आता है, जब पूरे इंडिया में अलग सेंटर्स में क्लास लेता हूं, तो जनरली ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स का आंसर आता है कि सर इट इज यूज्ड टू फाइंड द स्टेबिलिटी. इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट स्टेबिलिटी, कि कहीं ना कहीं बुक में लिखा है और कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट है कि राउत-हर्विट्ज तो स्टेबिलिटी बताता है सर, स्टेबिलिटी बताता है सर. बट एक्चुअली टेक्निकली अगर मैं जाऊं तो इट इज नॉट करेक्ट स्टूडेंट. डेफिनेटली अगर मैं इसकी बेसिक एप्लीकेशन बोलूं ना, अगर मैं इसका बेसिक पर्पस बोलूं ना, तो स्टेबिलिटी नहीं है इसका. राउत-हर्विट्ज, that is the basic purpose of Raut-Hurwitz method is what student? It is used to find the location of roots. Remember this. Even आप लोग ये पॉइंटर्स जो है वो लिख भी सकते हैं. आपको यहाँ पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखे भी अभी दिखाई देंगे, तो आप पॉइंटर्स की फॉर्म में शायद बना भी सकते हैं साथ साथ. ओके स्टूडेंट, सो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि what is the first role of Raut-Hurwitz? Definitely, the Raut-Hurwitz method is given by A. Hurwitz and E.J. Raut, scientist. Okay, student. So that's why this the name of this technique is what? Raut-Hurwitz method. Now, अगर हम बात करें कि ये क्या काम आता है, बेसिक पर्पस क्या है इसका, क्यों इसको यूज किया जाता है, सो बेस्ट आंसर इज व्हाट. अगर इंटरव्यू में पूछा जाए या कोई भी फैकल्टी या कोई भी टीचर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ राउत-हर्विट्ज, तो आपको डायरेक्ट स्टेबिलिटी नहीं बोलना चाहिए. व्हाट इज द बेस्ट आंसर? इट इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ रूट्स. अच्छा स्टूडेंट, मैं टेक्निकली बात करता हूँ. किसी भी ट्रांसफर फंक्शन की अगर हम बात करें, अगर मैं कोई ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूँ टीएस, अभी मैं बात नहीं कर रहा कि वो ओपन लूप है क्लोज लूप है, नो, मैंने केवल बात किया ट्रांसफर फंक्शन. और केवल ट्रांसफर फंक्शन का मतलब ये है द लाप्लास ऑफ आउटपुट ट्रांसफॉर्म अपॉन द लाप्लास ऑफ इनपुट. Is it okay student? The transfer function is nothing but the Laplace transform of output upon the Laplace transform of input. मैं डीप में नहीं जा रहा कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, वो सब चैप्टर नंबर 1 में जो बेसिक्स में पढ़ते हैं. आज का टॉपिक हमारा राउत-हर्विट्ज है, तो राउत-हर्विट्ज से रिलेटेड हम स्टार्ट कर रहे हैं. मान के चल रहा हूँ कि आपको ओपन लूप पोल पता है, क्लोज लूप पोल पता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पता है, ये सब मैं मान के चल रहा हूँ. Is it okay student? तो देखिए CS अपॉन RS की अगर मैं बात करूँ, आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफर फंक्शन होता है. तो अगर मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में ये बनाया कि यहाँ पे इन दिस डायग्राम, अगर मैं यहाँ बोल दूं कि ये g of s, दिस इज योर g of s, दिस इज योर g of s, एंड दिस इज योर h of s, दिस इज योर h of s, एंड दिस इज जनरल कंट्रोल सिस्टम, R of
एस एंड सी ऑफ एस। सो अगर ये ट्रांसफर फंक्शन में लिखा जाता हूं तो यहाँ पे अगर मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करता हूं स्टूडेंट, और अगर मैं मान के चलता हूं कि एच ऑफ एस इज अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, एच ऑफ एस इज जनरली इट इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम, एंड इफ इट इज नॉट यूनिटी फीडबैक सिस्टम वी कैन आल्सो कन्वर्ट बाय यूजिंग द मेथड्स टू मेक इट लाइक यूनिटी फीडबैक सिस्टम। अगर यूनिटी फीडबैक नहीं है तो हमारा जी जो है वो जीएसएस बन जाता है और वो मॉडिफाई होके जीएस अपॉन 1 प्लस जीएसएचएस माइनस जीएस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इज इट ओके? तो डेफिनेटली कन्वर्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे ओपन लूप का, तो ओपन लूप रिप्रेजेंट किया जाएगा जी ऑफ एस एच ऑफ एस 1 है, तो अगर जी ऑफ एस इस फॉर्म में है, मान लिया मैंने जी ऑफ इस फॉर्म में के एन एस अपॉन डीएस की फॉर्म में स्टूडेंट, तो अगर आप न्यूमरेटर को व्हेन यू इक्वेट दिस न्यूमरेटर टर्म इक्वल टू 0, जब आप इस न्यूमरेटर टर्म को 0 के इक्वल करने वाले हैं, so the roots of numerator, the roots of ns actually equal to what? Zeros student, zero. ये roots of जो ns है ये actually आपको zeros देने वाले हैं, and definitely the roots of poles जो है, ये जो अगर बात करूँ roots of denominator, तो roots of ds या roots of denominator, when we equate this denominator part equal to 0, so roots of d of s is equal to the poles, और मेरे को अगर करेक्ट लिखना है तो क्योंकि अगर मैं इसको मान के चल रहा हूँ ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, अगर ये OLTF है तो ये जो रूट्स ऑफ NS है इट इज नथिंग बट OL zeros, open loop zeros, and it is nothing but OL poles. It is nothing but what? OL poles. I hope you got the point. So this is the general notification for the open loop transfer function कि जब हम NS को जीरो करते हैं, NS में nothing but numerator को जीरो करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को जीरो करेंगे तो जीरो मिलेगा, और नीचे वाले पार्ट को जीरो करेंगे तो पोल मिलेगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं एस प्लेन की बात करूं, दिस इज माय एस प्लेन, सो ये सिग्मा है और ये जे ओमेगा है। अगर मैं बात करूं पोल का, तो पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्रॉस सिंबल एंड दिस जीरो इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्मॉल सर्कल। शायद ये बिल्कुल बेसिक है, मैं इतना डीप में नहीं जा रहा अभी। तो पोल जीरो को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आसान चीज है डेफिनेटली। अगर मैं बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बिकम एक्चुअली 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0। सो if I wish to write this equation, kn of s upon d of s, because I already consider hs equal to 1, so this part is nothing but 1 plus kns upon ds equal to 0 student. Now if you take LCM now, you will get what? ds plus kns is equal to what? 0. And the characteristic equation is nothing but, what is the characteristic equation? Characteristic equation क्या होता है, इसको characteristic equation क्यों बोला जाता है, ऐसे conceptual question frame हो जाते हैं स्टूडेंट। तो characteristic equation है, ये characteristic equation है, this is nothing but the characteristic equation of general control system। Actually ये जो closed loop transfer function की बात करूं मैं, इसका closed loop transfer function CS upon RS की बात करता हूं अगर, तो CS upon RS जो लिखा जाता है जनरल फॉर्म इन द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, GS upon 1 plus GSHS, और इन द क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन ये जो लिखा मैंने अभी, इट इज नथिंग बट CLTF। ये जो है एक्चुअली अभी CLTF लिखा है, CLTF स्टैंड्स फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में लिखा है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर पार्ट को जब आप जीरो करने वाले हो तो आपको एक्चुअली क्लोज लूप जीरोस मिलने वाला है, एंड व्हेन यू इक्वेट दिस डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल टू 0 ना, you will get actually CL poles is nothing but closed loop pole, and this closed loop poles equation is nothing but the general characteristic equation. This is the fundamental concept of control system, that what is the characteristic equation, that is 1 plus GSHS equal to 0। पूरे इंडिया में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि characteristic equation क्या है, तो शायद स्टूडेंट एक सेकंड में बोल देगा कि characteristic equation है 1 plus GSHS equal to 0। लेकिन अगर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि why it is called characteristic equation, तो शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट रुक जाएंगे अगर आप कंसेप्चुअली बहुत ज्यादा साउंड नहीं है तो। इज इट ओके स्टूडेंट? अगर आप बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली क्लियर है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं अगर इस पर थोड़ा सा बात करूं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों बोला जाता है, पोल को जब जीरो कर रहे हैं तो उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, मैंने माना कोई ट्रांसफर फंक्शन ऐसा था, मान लिया कि कोई ट्रांसफर फंक्शन टीएस के फॉर्म में है, और वो ट्रांसफर फंक्शन कुछ ऐसा लिख दिया मैंने, लेट्स से s+2 अपॉन s+1 एंड s+3। यहां बात कर रहा हूं, इस एरिया में बात कर रहा हूं, ओके। तो यहां अगर मैंने ये लिखा कि ये न्यूमरेटर पार्ट का अगर मैं जीरो करूंगा तो डेफिनेटली जो जीरो का वैल्यू आने वाला है s = -2 आने वाला है, पोल का वैल्यू आने वाला है -1 और दूसरे पोल का वैल्यू आने वाला है -3। So as far as stability of a system is concerned, definitely the pole definitely defines the stability of a system। ये भी एक क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी को बताता है क्या, स्टेबिलिटी जीरो बताता है? नो, स्टेबिलिटी पोल बताता है, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, वो भी हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम राउथ हर्विट्ज के फॉर्म में जो है जाएंगे। तो s+1 s+3,
टीएस इक्वल टू s+2 s+1 s+3 में बात करें न्यूमरेटर पार्ट को जीरो करेंगे तो जीरोस मिलेगा, डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो करेंगे तो पोल मिलेगा। बट व्हाट इज द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम? अगर मैं आउटपुट को ड्रॉ करता हूं ना, अगर मैं इनपुट को रेशनलाइज करता हूं और इनवर्स लाप्लास करके सीटी का इक्वेशन निकालता हूं और कर्व बनाता हूं, तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए यू हैव टू टेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। अगर मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करता हूं तो a यहां आएगा, b यहां आएगा। अगर मैं s+1 को जीरो कर दूं तो -1 रूट आएगा। -1 मतलब आई एम लुकिंग फॉर द s+1 कंपोनेंट, तो इस पे मैंने हाथ रखा और -1 को इसके अलावा जहां भी कहीं s है ना वहां मैंने पुट कर दिया। तो -1 को यहाँ भी पुट कर दिया, -1 को यहाँ भी पुट कर दिया। तो जब ऊपर -1 को पुट किया तो 2 - 1 तो 1 हुआ और नीचे इस वाले पार्ट में किया तो 3 - 1 2 हुआ। तो एक्चुअली a का वैल्यू आ गया स्टूडेंट हाफ। आप ए बी से निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस मेथड से निकालना चाहिए। दैट विल टेक लेस टाइम। वो शायद ये सभी को पता है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं। s+3 को जीरो करेंगे तो s का वैल्यू -3 आएगा और -3 को यहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट b वैल्यू, वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट दिस कोएफिशिएंट वैल्यू। सो इसको हटा दिया मैंने। इसके अलावा जहां-जहां भी s है वहां पे -3 रखिए। तो -3 ऊपर रखा न्यूमरेटर में तो -1 दिया और नीचे रखा आपने तो वो एक्चुअली -1 था ऊपर। -3 + 2 इज नथिंग बट -1 और -3 + 1 is nothing but -2. So again minus will become plus and you will get half only. So now if you take the inverse Laplace transform, you will get half e to the power -t plus 1/2 e to the power -3t and ut. Of course, the control system is only dedicated for the right hand side term. The basic concept of control system, basic concept behind the control system is what? Your input signal must be a causal signal, that there must be present at t equal to greater than 0 only student. Is it okay? तो यहाँ नॉन कोजल सिग्नल की बात नहीं होती है, यहाँ कंट्रोल सिस्टम में कोजल सिग्नल की बात होती है। इसीलिए यहाँ ये पॉइंट वैलिड है कि whenever any pole, ये सबके सब रट रखा है शायद और बुक में लिखा है, तो स्टूडेंट पता है कि whenever any pole lie in the RHS that will make the system unstable. That will make the system unstable. That is only true in case of control system, student. A GATE question framed in electrical 2017 and the question was, उस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए थे। पहला स्टेटमेंट ये था, देयर इज नो BIBO स्टेबल सिस्टम इज पॉसिबल व्हिच हैज पोल लाई इन द RHS। तो अगर आपने ये सोचा दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंट्रोल सिस्टम की हम ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज है कि डेफिनेटली जो है कभी भी कोई पोल RHS में जाता है तो वो सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है। अगर आपने ये सोचा तो उस स्टेटमेंट को शायद करेक्ट कर दिया कुछ लोगों ने। वहां सेकंड स्टेटमेंट ये था, देयर इज ए पॉसिबल नॉन कोजल BIBO स्टेबल सिस्टम व्हिच हैज पोल लाई इन द RHS स्टूडेंट। तो डेफिनेटली अगर मैं उस पे भी आता हूँ स्टेबिलिटी पे कि कैसे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट था, कैसे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग था, वहां उस पे मैं आता हूँ। पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूँ। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं कर्व बनाऊं ना इसका, तो दैट विल ओनली डिपेंड्स ऑन दैट, ये -1 पे डिपेंड कर रहा है और ये -3 पे डिपेंड करने वाला है स्टूडेंट। ओके, सो -1 और -3 क्या जीरो थे या पोल थे? क्या -1 और -3 इसके पोल थे? सो ओनली पोल डिसाइड द नेचर, ओनली पोल डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक। That's why only poles decide the stability of a system. There is no role of zeros. I hope you got the point. The zeros only just change these coefficients values, or generally just we can say that just change the behavior of the response system. But the main characteristics of a system definitely defines the poles. Definitely stability जो है वो पोल से डिफाइन होती है। डिनोमिनेटर पार्ट को जब जीरो करते हैं तो डिफाइन होती है, तो जो वहां से पोल आता है। तो इसीलिए डिनोमिनेटर की इक्वेशन को 1 + GSHS = 0 को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है, बिकॉज इट प्रोवाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न, किसी भी इक्वेशन को जब हम जीरो करते हैं तो मैथमेटिक्स टर्म में उसको ये बोला जाता है कि वी विल गेट द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो कर रहा हूं तो मैथमेटिक्स के टर्म में मैं ये बोल सकता हूं दैट आई विल गेट द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और अगर मैं कंसेप्ट पर आ जाऊं तो क्या वो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही क्लोज्ड लूप पोल होगा? तो ये भी एक IES इंजीनियरिंग सर्विसेज 2015 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? द रूट्स
of characteristic equations are open loop pole, closed loop pole, open loop zeros, closed loop zero. तो आपको आंसर क्या देना है सिंपल सा, ये आंसर 1 सेकंड में। आईईएस में जनरली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं। अगर स्टूडेंट ने गेट का अच्छा प्रिपरेशन किया है तो जो टॉपिक जो कॉमन आईईएस में सिलेबस में है वो शायद वो टॉपिक को, शायद उन क्वेश्चंस को बिना पेन कॉपी को हाथ लगाए टच जो है कमेंट कर सकता है उस पर और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि वो कंसेप्चुअल होते हैं, वहां कहने की कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट कम होता है। गेट में अगर बात करूं तो कंसेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन पार्ट भी अच्छा होता है एंड डेफिनेटली गेट एग्जामिनर इज सपोज्ड टू चेक योर डेफिनेटली कंसेप्ट स्टूडेंट ना, कैलकुलेटर इज अलाउड इन द गेट एग्जामिनेशन, यू नो वेरी वेल। ओके, सो अगर मैं बात करूं एनएस को जीरो किया, डीएस को जीरो किया, पोल जीरो निकाल दी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों बोला था ये भी डिस्कस कर लिया हमने, और क्लोज लूप पोल और ओपन लूप पोल्स की भी हमने बात किया। हमने ये भी सीखा दैट why it is called characteristic equation and stability is depends on only poles। stability कौन देने वाला है? stability poles देने वाला है। ओके ओके स्टूडेंट, तो अब अगर मैं एक और कंसेप्ट पे आ जाऊं आपके यहाँ की, अगर हम ये डिस्कस करें कि स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, हमने ये सीखा कि स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोल्स ओनली, देयर इज नो रोल ऑफ जीरोस एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न। ओके, सो स्टेबिलिटी की बात करें देन पोल्स इज रिक्वायर्ड टू फाइंड टू शो द स्टेबिलिटी। ओके, नाउ ये भी एक फंडामेंटल ट्रूथ है कि फॉर द स्टेबिलिटी ऑल द पोल्स शुड बी लाई इन द एलएचएस। देखो ये कहां ट्रूथ है, अगर मैं बात करूं सिंगल e की पावर माइनस at ut as far as control system is concerned, we always take Laplace transform, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म बात होता है। अगर e की पावर माइनस a to ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए ना स्टूडेंट, तो आता है 1/s+a। अगर मैं बात करूं सिग्नल सिस्टम का, तो ये सिग्नल, अगर मैं सिग्नल सेंस सिस्टम के टर्म में इसको शो करूं, इस सिग्नल की बात करूं, अगर मैं केवल सिग्नल सेंस सिस्टम में जहां प्रॉपर्टीज सिग्नल पढ़ते हैं वहां उसकी बात करूं, तो ये सिग्नल e की पावर माइनस at ut डेफिनेटली एक कॉजल सिग्नल है और ये बाउंडेड भी है, बिकॉज आई कंसीडर दिस a टर्म इज ए पॉजिटिव। a का वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिया, a का वैल्यू जो है पॉजिटिव, तो e की पावर माइनस at ut अगर मैं इसका कर्व बनाता हूं तो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग जाता है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग जाता है। और अगर मैं केवल e की पावर माइनस at का कर्व बनाता हूं, दिस इज द कर्व that is e to the power minus at only, so it is what exponentially decaying, and of course you can see that it is bounded or unbounded। जनरली ये भी एक डाउट रहता है स्टूडेंट को कि e की पावर प्लस 80, अगर मैं डायग्राम बना दूं e की पावर प्लस 80 का, तो e की पावर प्लस 80 स्टूडेंट्स e की पावर प्लस 80 को बोलता है ये तो अनबाउंडेड है, तो अनस्टेबल है, लेकिन e की पावर माइनस 80 स्टेबल है। स्टूडेंट ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। अगर इन टर्म्स ऑफ सिग्नल बात करूं तो ये भी अनबाउंडेड है और ये भी अनबाउंडेड है। if the signal goes to infinity at any value of t it will become unbounded, remember my point। okay स्टूडेंट, सो अगर मैं बात करूं ये भी अनबाउंडेड है और ये भी अनबाउंडेड है, लेकिन क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? e की पावर माइनस at ut का मतलब क्या, इसने इस वाले सिग्नल को, ये अनबाउंडेड था, दिस इज योर अनबाउंडेड सिग्नल, this is your unbounded and this is your bounded, it will become your bounded signal। how to become bounded, ये bounded कैसे बन गया? क्यों? क्योंकि मैंने इसको बाउंड कर दिया ut में, और अब ये 0 से लेके t में मतलब इंफिनिटी तक कभी भी इंफिनिटी पे नहीं जाएगा। when t approaches to infinity this signal approaches to zero value, so that's why it will become bounded। okay स्टूडेंट, तो अगर मैं स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन या कंट्रोल सिस्टम में स्टेबिलिटी के टर्म में बोलूं तो ये टाइम एक्सिस में स्टेबल है, ये टाइम एक्सिस में स्टेबल है, तो ये फ्रीक्वेंसी में भी स्टेबल होना चाहिए, इट शुड बी स्टेबल इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस आल्सो। तो अगर मैं इसका पोल की बात करूंगा तो डेफिनेटली यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट पोल एग्जिस्ट इन द एलएचएस पार्ट। सो दिस इज j ओमेगा, दिस इज योर सिग्मा एंड दिस इज योर s प्लेन स्टूडेंट। s प्लेन का मतलब रियल एक्सिस इज डेडिकेटेड फॉर सिग्मा एंड इमेजिनरी एक्सिस दैट इज j ओमेगा। सो डेफिनेटली माइनस a है, सो डेफिनेटली दिस इज स्टेबल, यहाँ पे भी स्टेबल है और ये कर्व से भी स्टेबल है, तो ये डेफिनेशन से यहाँ से भी स्टेबल है, तो ये पोल से स्टेबल होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई इन द कंट्रोल सिस्टम द एलएचएस पार्ट इज डेडिकेटेड फॉर द स्टेबल रीजन, दैट इज फॉर स्टेबल रीजन। सो इफ एनी पोल लाई इन द LHS that will make the system stable if and only if the input signal applied is causal signal। very important बात जो बोला है कंट्रोल सिस्टम में, ये फंडामेंटल ट्रूथ है जिसको कोई नहीं रोक सकता कि एनी पोल, अगर एक भी पोल आरएचएस में है तो वो सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है। ये बात, ये कंसेप्ट, ये स्टेटमेंट केवल कंट्रोल सिस्टम के लिए वैलिड है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रिकल 7 में, बताया मैंने 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट थे और बहुत से स्टूडेंट रॉन्ग करके आ गए। क्या रॉन्ग करके आ गए? थोड़ी देर बाद में वो वापस, थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटमेंट बोला था, अभी वापस मैं स्टेटमेंट को बोलने वाला हूं। मैंने पहले ही बोल दिया
कोई भी चीज अगर अच्छे से आपको नोट डाउन करनी है, आपको लगता है कि ये चीज मेरे को अच्छा लगी, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके जरूर कॉपी में नोट डाउन करिएगा. This video is especially helpful for those who are actually preparing for GATE examination. If you really want to crack the GATE examination, this video is definitely helpful for you student. Okay. Now here is what e to the power minus at ut. ये मेरा स्टेबल रीजन है सर, डेफिनेटली स्टेबल रीजन. अगर मैं बात करता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर मैं बात करता हूँ इस सिग्नल का e की पावर at का, तो ये तो अनस्टेबल हो गया. अगर मैं सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन की टर्म बात कर रहा हूँ, तो अगर मैंने e की पावर at ut कर दिया ना, तो मैंने इस पार्ट को जीरो कर दिया. नाउ माय सिग्नल इज ओनली डेडिकेटेड फॉर द राइट हैंड पार्ट, क्योंकि मैंने ut से मल्टीप्लाई किया. और ut क्या होता है, व्हाट इज ut सिग्नल? अगर आपको ut भी नहीं पता, ये बता दो. ut सिग्नल इज नथिंग बट इट कैरी ओनली 1 when 0 to t. This is what 1 and this is your u of t signal. We always कंट्रोल सिस्टम के केस में हम t is greater than 0 की बात करते हैं, और जब t greater than की बात करते हैं ना, तो कॉजल सिग्नल बन जाता है टेक्निकली. और अगर नॉन टेक्निकली बोलूं तो उस सिग्नल को राइट साइड सिग्नल बोला जाता है, क्योंकि जीरो से राइट साइड में मौजूद होता है केवल. ओके, तो ut का सिग्नल ये बन गया, ये बन गया. e की पावर at ut क्या लगता है आपको, ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? इट इज डेफिनेटली अनबाउंडेड इन टर्म्स ऑफ सिग्नल. और अगर ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में बात हो रहा है, तो ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन डेफिनेटली अनस्टेबल बनने वाला है. क्यों अनस्टेबल बनने वाला है? क्योंकि इसका कर्व ग्रोइंग हो रहा है. और वंस कर्व इज ग्रोइंग, यहाँ 1 है, u की पावर 0 1, और once the curve is growing at t tends to infinity, the function response also goes to infinity. अगर ये impulse response की टर्म में शो हो रहा है, तो I hope you got the point. तो ये मैं बात कर सकता हूँ, क्या e की पावर at ut, बहुत अच्छे सुनिएगा इस टर्म का, ये e की पावर at u minus t क्या कर्व से अनस्टेबल था? और अगर आप इस इक्वेशन में t को इंफिनिटी पुट करोगे, तो e की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी बन जाता है. तो ये तो इक्वेशन से भी क्या है स्टूडेंट, अनस्टेबल है. तो क्या ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिए जाने के बाद क्या ये उस समय भी अनस्टेबल होना चाहिए? डेफिनेटली ये वहां से भी अनस्टेबल होना चाहिए. तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s-a. और इफ यू विश टू मेक ए पोल, अगर पोल इसका आप बनाने वाले हो, तो इसका पोल जो बनेगा दैट डेफिनेटली एग्जिस्ट इन द राइट हैंड साइड. तो ये डेफिनेटली राइट साइड में आ गया. तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि whenever a single pole lie in RHS, that will make the system unstable. So in the control system, RHS part of S plane will treat as a unstable region. Will treat as what? Unstable region. I hope you got the point. So definitely अगर मैं कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो ये फंडामेंटल ट्रूथ है कि whenever any pole lie in RHS, that will make the system unstable. That is only valid for the control system case. Okay student, so अगर मैं कंट्रोल सिस्टम कुछ S प्लेन के रूल्स आपको बोल दूं, तो वो S प्लेन के रूल्स आपको शायद लिख लेने चाहिए पॉइंटर्स बना के. वो पॉइंट रूल्स ये है कि for the stability, all the poles in the control system only, remember, all the poles should be exist in the left hand side of the S plane. Okay, if any pole lie in the RHS, that will make the system unstable. अगर मैं बात करता हूँ मार्जिनल स्टेबल, इसका मतलब क्या? मार्जिनल स्टेबल, शायद ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. इस पार्ट को मैं चाहूंगा आप करना. e की पावर माइनस at ut से हमने कंसेप्ट देखा. ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ u of t सिग्नल की बात करूँ, अगर मैं u of t सिग्नल की बात करता हूँ, तो ut सिग्नल मार्जिनल स्टेबल है. अच्छा, मार्जिनल स्टेबल केस क्या है? ut is equal to 1. अगर ये मेरा रेस्पॉन्स है, तो ये मार्जिनल स्टेबल है. मार्जिनल स्टेबल मतलब ये कि सिस्टम किसी भी t की वैल्यू के, if t tends to infinity and your function or your impulse response in terms of, मैं स्टेबिलिटी बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात करता हूँ तो impulse response बात करता हूँ, और सिग्नल की बात करता हूँ तो मैं कॉजल नॉन कॉजल की बात करने वाला हूँ. ओके, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि अगर your system is having a, at t tends to infinity, if the response is having a constant value or having a finite oscillation, then the system is always marginally stable. So अगर आपके response का nature कहीं ना कहीं ऐसा जाने वाला है constant, या फिर कुछ constant oscillations रहने वाले हैं, जैसे cos omega t sin omega t रहने वाला है, cos 2t sin 2t रहने वाला है, तो definitely आपका system marginally stable होने वाला है. और इस केस में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s होता है, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैंने इसको sin t लिया, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s² + 1 होता है. तो इस केस में अगर मैं पोल को ड्रॉ करता हूं, तो पोल मेरा यहाँ इमेजिनरी पे आता है, और यहाँ पे पोल को ड्रॉ करता हूं तो +-j के साथ मेरा पोल जो है वो इमेजिनरी पे आता है स्टूडेंट. तो इन दोनों केस के अंदर हमने ये देखा कि पोल एग्जिस्ट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस. सो एज फार एज इमेजिनरी एक्सिस इज कंसर्न, इट इज ट्रीट एज मार्जिनली स्टेबल रीजन. मार्जिनली स्टेबल. सो व्हेनेवर एनी पोल्स lie on imaginary axis, पर यहाँ भी कंडीशन है, imaginary axis पे जो पोल है that should be non repeated poles. Remember my point,
repeated poles lie on imaginary axis will make the system unstable student. Okay, so remember these 4 points. मैंने 4 points भी बोले, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ. मैं जो भी मैंने 4 points बोले हैं, that is only dedicated for the control system point of view and Raut-Hurwitz and root locus point of view. even हम किसी की बात करें, चाहे Nyquist plot, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की जहाँ बात होती है, जो गेन वहाँ गेन मार्जिन फेज मार्जिन के टर्म में, ओमेगा जीसी ओमेगा पीसी के टर्म में हम स्टेबिलिटी बता देते हैं. कैसे हम बताते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन आया इस बार गेट 19 से 19 में, अगर आप देखे होंगे. आपने ये शायद जब Nyquist plot पोलर प्लॉट हम पढ़ा, अभी मैं बात नहीं करूंगा डिटेल में उसके, इतनी सी बात मैं करूं मैं कि व्हेन ओमेगा जीसी इज लेस देन ओमेगा पीसी द सिस्टम इज स्टेबल, and whenever omega gc is equal to omega pc, that will make the gain margin 0 dB, phase margin is 0 degree. Then gain margin is 0 dB and phase margin is 0 degree shows that the system is marginally stable student. Okay, so कहीं ना कहीं ऐसे कंसेप्ट इस 19 में भी फ्रेम हुआ, और इतना आसान क्वेश्चन था कि शायद जो लोग फिजिकल क्लासरूम में थे, जो मेरे से ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे, शायद उन्होंने वो क्वेश्चन देख के ही कर दिया होगा स्टूडेंट. ओके, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली गेट में फ्रेम होते हैं जिनमें ये स्कोप होता है कि आप विदाउट पेन और कॉपी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, इफ यू आर हैविंग ए स्ट्रांग कांसेप्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट. ओके, सो c²+1 मैंने बोला है कि इमेजिनरी एक्सिस पर अगर पोल है, सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल कर देगा. एट द सेम टाइम अगर रिपीटेड पोल इमेजिनरी एक्सिस पे है, लाइक एग्जांपल इज 1/s² और s²+1 का होल स्क्वायर में कर दूं, तो वो सिस्टम को कहीं ना कहीं ग्रोइंग कर देगा रेस्पॉन्स को, और सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये बोला है आपके लिए सामने कि रिपीटेड, बहुत अच्छे से मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा पॉज करके. रिपीटेड पोल्स लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस विल मेक द सिस्टम अनस्टेबल. Okay, and non-repeated poles lie on imaginary axis will make the system marginally stable. All the poles lie in the LHS make the system absolutely stable. Any single pole lie in the RHS that will make the system unstable. Okay, तो ये सब मैंने एस प्लेन स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया आपको. अगर मैं बात करूं तो ये एस प्लेन स्टेबिलिटी क्राइटेरिया मैंने 4 पॉइंटर्स आपको बताए हैं. अब मैं राउथ-हर्विच वाले मेथड की तरफ जाने वाला हूं. उससे पहले मैं उस क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिकल 17 जो गेट में आया, उस क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करूंगा 2 मिनट. उसके बाद हम एक्चुअली राउथ-हर्विच वाले कांसेप्ट पे जाने वाले हैं. तो राउथ-हर्विच कांसेप्ट पे आ जाए उससे पहले हम एक बात कर लें इस टॉपिक की कि क्या वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या थे स्टूडेंट. 2 स्टेटमेंट थे वहां. 2 स्टेटमेंट क्या थे, वो स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा. स्टेटमेंट को इलेक्ट्रिकल 17 का क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, अच्छा फ्रेम हो. क्या क्वेश्चन था? There is no BIBO stable system which has pole lie in RHS. अब मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं. There is no BIBO stable system which has pole lie in RHS. The second statement is there is a non-causal BIBO stable system is possible which has pole lie in RHS. 2 स्टेटमेंट थे. ऑप्शंस ऐसे थे कि मैं अगर 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट और नन ऑफ दिस करेक्ट. ऐसे ऑप्शंस जो है फ्रेम हो सकते हैं. तो अब बात करते हैं पहला स्टेटमेंट जो है. क्या पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि कोई भी पोल अगर आरएचएस में है तो वो सिस्टम हमेशा अनस्टेबल होता है. चलिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इस वाले की, e की पावर -80 ut की, तो क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आया था, डायग्राम तो ये था, क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्म s प्लस a था, तो आपने ये बोल दिया था कि ये सिस्टम स्टेबल था और ये स्टेबल भी है. अच्छा, कोजल की और नॉन कोजल की डेफिनेशन में बोल दूं आपको, अगर यहाँ अगर इनपुट सिग्नल RT मस्ट बी 0 व्हेन t इज ग्रेटर देन 0 पे प्रेजेंट है, या मैं बोल दूं RT मस्ट बी इक्वल टू 0 व्हेन t इज लेस देन 0 ना, तो उस सिग्नल को मैं बोलता हूं कोजल सिग्नल. वो सिग्नल मेरा क्या है? कोजल सिग्नल. और अगर मैं बात करता हूं ये कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, देन इट विल बिकम एक्चुअली नॉन कोजल. देन इट विल बिकम एक्चुअली व्हाट? नॉन कोजल. ओके, सो अगर मैं बात कर रहा हूं इस सिग्नल की, तो मैं इस पार्ट को भी रब कर रहा हूं आपके सामने. अब मैं वापस इस पार्ट में आने वाला हूं. तो देखिएगा e की पावर -80 ut s प्लस ये स्टेबल था. अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये कोजल भी था, ये कोजल भी था. इट इज ए कोजल, इट इज ए कोजल. ये कोजल मैंने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ सिग्नल प्रॉपर्टी लिख दिया. अगर ये कोजल है, इंपल्स रेस्पॉन्स अगर जो है ग्रेटर देन 0 पे अगर है, तो हमने बोल दिया ut क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे है, तो ये कोजल भी है, स्टेबल भी है. ओके, लेकिन अगर मैं ये बात करता हूं, देखिएगा e की पावर 80 u - t, e की पावर 80 u - t. क्या e की पावर 80 मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग है? एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग का मतलब ये कर्व कहीं ना कहीं ऐसे जाने वाला है. लेकिन e की पावर ut होने के कारण मतलब मैंने इसको लेफ्ट साइड में बाउंड कर दिया. अब ये कर्व केवल इतना होने वाला है.
क्या ये टाइम एक्सिस में स्टेबल हो गया है स्टूडेंट? क्या ये जो है किसी भी वैल्यू के लिए इंफिनिटी में नहीं जा रहा? तो डेफिनेटली सर ये स्टेबल है, डेफिनेटली ये सर स्टेबल है। और अगर मैं इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करूं स्टूडेंट, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एक्चुअली माइनस एस प्लस ए, माइनस कॉमन ले जाए तो ये एस माइनस ए, तो पोल जो है ना वो एक्चुअली आ जाता है राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में पोल आ गया, लेकिन फिर भी तो ये स्टेबल है। क्यों नहीं स्टेबल है? देखो यहाँ पर अच्छे से सुनना, e की पावर 80 u माइनस टी, अगर ये टाइम के अंदर स्टेबल है तो ये फ्रीक्वेंसी में स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल है तो पोल आरएचएस में है, फिर भी ये सिस्टम स्टेबल है स्टूडेंट। तो क्या आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया कि वह अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, बहुत जोर से बोला मैंने यहाँ पे अभी कि व्हेनेवर एनी पोल लाई इन आरएचएस दैट विल मेक द सिस्टम अनस्टेबल। ये देखो ये पोल आरएचएस में है लेकिन सिस्टम स्टेबल है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ये कोजल सिस्टम, ये कोजल नहीं है, ये नॉन कोजल बन गया, ये नॉन कोजल बन गया। वापस रिपीट कर देता हूं, देयर इज ए पॉसिबल नॉन कोजल सिस्टम व्हिच हैज पोल लाइन आरएचएस एंड दैट विल बिकम स्टेबल डेफिनेटली। there is a possible non causal BIBO stable system which has pole lie in RHS। वापस बोल रहा हूं मैं स्टूडेंट, तो याद रखिए दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है सिग्नल सिस्टम का। क्वेश्चन के ऊपर लिखा नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम का है या कंट्रोल सिस्टम का है। यू हैव स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट टू आइडेंटिफाई दैट कि क्या अच्छा कोजल की बात हुआ, अच्छा नॉन कोजल की बात हुआ। यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो ये आपको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि क्या सिग्नल जो है। तो इस उस क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट नंबर 1 था देयर इज नो BIBO स्टेबल सिस्टम विच पोल लाई इन द RHS। रॉन्ग है पहला स्टेटमेंट। व्हाट इज सेकंड स्टेटमेंट? there is a non causal BIBO system, there is non causal BIBO stable system is possible which has pole lie in the RHS। ये रहा वो non causal भी है, BIBO stable भी है और pole RHS में भी है, देख लीजिए। तो स्टेटमेंट 2 वहां करेक्ट था, क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम के फॉर्म में फ्रेम हुआ, अच्छा क्वेश्चन था। बहुत से स्टूडेंट रॉन्ग करके आ गए जिनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट था कि एक भी पोल आरएचएस में चला जाता है तो सिस्टम को अनस्टेबल कर देता है। ये ट्रुथ केवल और केवल कंट्रोल सिस्टम के लिए है। अगर मैं नॉन कोजल की बात करूंगा तो पोल आरएचएस में जाके भी सिस्टम को स्टेबल कर सकता है। अच्छा कंसेप्ट है, बॉक्स बना के लिख लेना, यू विल नेवर सपोज टू फॉरगेट दिस टॉपिक। ओके स्टूडेंट, कंसेप्ट। अब मैं आता हूं वापस राउथ हर्विच में। तो राउथ हर्विच में मैं कुछ पॉइंटर्स बोलने वाला हूं आपके सामने। तो पहला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल? राउथ हर्विच इज एक्चुअली यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ रूट्स। एज आई टोल्ड यू, वो केवल और केवल रूट्स निकालने के लिए काम आता है। वेदर द रूट्स आर जीरोस और पोल्स, इट डिपेंड्स कि वो जीरोस है या पोल्स। ये भी क्वेश्चन आया, अभी फ्रेम हुआ इसी सेक्शन में एक क्वेश्चन आ गया। वहां पे गेट एग्जामिनर ने केवल एक ट्रांसफर फंक्शन में जीरो ही दिया था, वहां पोल नहीं था। पोल नहीं था मतलब स्टेबिलिटी नहीं पूछ सकता था वो। तो उसने क्या पूछा? उसने ये पूछा द नंबर ऑफ जीरोस लाई इन आरएचएस, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तो कुछ स्टूडेंट तो काफी कंसेप्चुअली वीक थे, जिनको केवल ये याद था या ये रट रखा था कि राउथ हर्विच तो स्टेबिलिटी बताता है और स्टेबिलिटी के लिए पोल मतलब नीचे वाले पार्ट को बना के और वो राउथ टेबल बना दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको ये पता होता कि राउथ हर्विच तो केवल रूट बताता है, रूट का लोकेशन बताता है, तो क्या हम जीरो भी बता सकते हैं स्टूडेंट? तो लेट अस अज्यूम दैट कि कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, अगर कोई भी किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में दो पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट है और डिनोमिनेटर पार्ट है, तो जब आप न्यूमरेटर को जीरो करोगे तो आपको एक्चुअली जीरोस मिल रहा है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? पोल्स मिल रहा है। जीरोस और पोल्स आपको मिलने वाला है। तो आप केवल ये सोच के बताइए, जीरोस और पोल्स मैंने यहाँ लिख दिया। अगर मैं बात कर ले, बोल रहा हूँ बार बार कि राउथ हर्विच मेथड, the basic fundamental purpose of Raoult Hurwitz method is what? It is used to find the location of roots. Roots may be zeros, roots may be poles. If the roots are poles, then it is beneficial. If roots are poles, अगर roots poles हैं तो by using the S-plane criteria we can decide the stability of a system. राउथ हर्विच आसान लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे सुनिएगा। राउथ हर्विच केवल ये बताता है कि कितने पोल LHS में, कितने पोल RHS में, कितने पोल इमेजिनरी एक्सिस। बहुत आसान लैंग्वेज बोल दिया। Raoult Hurwitz is only defined the location of roots, not the values of roots. Remember, actual location of roots. वो केवल ये बताता है कि इतने रूट लेफ्ट में, इतने रूट राइट में, इतने रूट इमेजिनरी। अगर वो रूट पोल है तो हम एस प्लेन क्राइटेरिया से बता देंगे। अगर सारे रूट एलएचएस में होंगे तो बोल देंगे स्टेबल है, एक भी रूट आरएचएस में होगा तो बोल देंगे अनस्टेबल है। तो इनडायरेक्टली वी कैन कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी बाय यूजिंग द राउथ हर्विच मेथड, बट डायरेक्टली इट प्रोवाइड ओनली द रूट्स ऑफ लोकेशन। रिमेंबर दिस पार्ट। अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन में केवल जीरोस लिखा गया है, ओनली जीरोस लिखा गया,
तो हम उस केस में केवल ये बता सकते हैं कि इतने जीरो LHS में, इतने जीरो RHS में, इतने जीरो इमेजिनरी एक्सेस पे। क्या जीरो को देख के स्टेबिलिटी बता दोगे क्या स्टूडेंट? नहीं, स्टेबिलिटी नेवर डिपेंड्स ऑन जीरो, स्टेबिलिटी इज डिफाइंड बाय पोल्स ओनली। सो दैट्स व्हाई अगर मैं राउथरविच बना रहा हूं और अगर पोल की इक्वेशन लिया गया तो ही मैं पोल की लोकेशन को ऑब्जर्व करके बाय यूजिंग द एस प्लेन क्राइटेरिया आई कैन कमेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम। अदरवाइज टू ऑब्जर्विंग द लोकेशन ऑफ जीरोस I can only find out that let's say 2 root in zeros are in RHS और 3 zeros in LHS। हम केवल ये बता सकते हैं कि इतने जीरोस RHS में है, इतने LHS में है। केवल आंसर ये बन सकता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वहां स्टेबिलिटी का नहीं बन सकता। तो याद रखिएगा राउथरविच का बेसिक रोल क्या है, राउथरविच का बेसिक एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ रूट्स, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ रूट्स। इफ अब मैं वापस बोल रहा हूं, दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट कि दिस इज ओनली फाइंड द लोकेशन ऑफ रूट। इफ द सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं तो शायद कहीं ना कहीं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंटर्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज इनडायरेक्टली प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। अब मैं बात करूं स्टेबिलिटी, इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड स्टेबिलिटी। इनडायरेक्टली ये स्टेबिलिटी देगा, कब देगा? इफ द रूट्स आर पोल्स, इफ द रूट्स आर पोल्स। जिस इक्वेशन को जीरो करके राउथरविच बनाया गया है, जिसके रूट्स निकालने के लिए राउथरविच को रूट्स को लोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए राउथरविच बनाया गया है, अगर वो रूट्स किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हैं या वो रूट्स किसी ट्रांसफर फंक्शन में डिनोमिनेटर वाले पार्ट के हैं, तो ही हम उसमें स्टेबिलिटी को शो कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो राउथरविच इनडायरेक्टली प्रोवाइड यू द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम बाय ऑब्जर्विंग द लोकेशन ऑफ रूट्स। ओके, नाउ अब यहाँ भी ये कंफ्यूजन होता है कि कभी आपको स्टूडेंट एग्जामिनर ने अगर जीएस दी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, अगर मान लो मैं ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएस है और मैं आपको जीएस फ्रेम करके दे रहा हूँ और मैंने कहीं ये नाम नहीं लिया क्वेश्चन में कि फीडबैक सिस्टम है या वो यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है, कुछ भी नहीं लिया। मैंने बोला कि ट्रांसफर फंक्शन है, फाइंड आउट द वैल्यू के फॉर स्टेबिलिटी, ऐसा बोला मैंने कहा। तो क्या उस समय आपको 1 प्लस जीएस लिखना पड़ेगा? नहीं। कुछ स्टूडेंट अननेसेसरी इस बात को रट लेते हैं कहीं ना कहीं कि जब भी राउथरविच बनाना हो तो पहली इक्वेशन लिख लो 1 plus GSHS। नो, नॉट एट ऑल। 1 plus GSHS, you should write 1 plus GSHS if and only if it is mentioned in the question that the system is a unity feedback system, or like a closed loop system is directly given, or like examiner is asking for the closed loop stability। अगर कहीं ओपन लूप क्लोज लूप लिखा गया, फीडबैक लिखा गया, डायग्राम बनाया गया क्लोज लूप का, तो ही आपको क्लोज लूप की स्टेबिलिटी मानना है। अदरवाइज अगर सिस्टम में केवल ये लिखा है कि सर ये जीएस है या ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसकी स्टेबिलिटी बता दो, तो उसकी स्टेबिलिटी केवल और केवल उसका पोल बताएगा, मतलब उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट बताएगा। ओके, तो ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन है तो ओपन लूप की स्टेबिलिटी जो है ना, वो केवल ये डीएस वाली इक्वेशन, जब मैं इस डीएस के रूट्स निकालूंगा ना, तो उस रूट्स को देख के जो उस रूट्स से जो राउथरविच बनेगा वो लोकेशन मेरे को एक्चुअली उसकी स्टेबिलिटी बताएगी। तो बहुत आसान लैंग्वेज में बोल देता हूँ, ओपन लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी ओपन लूप का पोल बताता है, क्लोज लूप की स्टेबिलिटी क्लोज लूप का पोल बताता है। और डीप में जाए तो क्लोज लूप का पोल क्या होता है? क्लोज लूप का पोल होता है ये 1 plus GSHS equal to 0। जब मेरा इक्वेट दिस टर्म इक्वल टू 0, बहुत ध्यान सुनिएगा, मेरा इक्वेट दिस टर्म इक्वल टू 0, जब मैं 1 plus GSHS को 0 करता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को? क्या मिलता है मेरे को मिलता है क्लोज लूप पोल्स। और क्लोज लूप पोल्स को मैं और क्या बोल देता हूँ? और बोल देता हूँ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो दोनों सेम होता है। तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन केवल तब लिखना है, और रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डेफिनेटली क्या देने वाली है? ये क्लोज लूप पोल देने वाले हैं। तो अगर आप इससे स्टेबिलिटी कमेंट कर रहे हो तो वो क्लोज लूप स्टेबिलिटी आने वाली है। क्लोज लूप स्टेबिलिटी केवल फीडबैक वाले केस में आएगी या फिर डायग्राम बना रखा हो तब आएगी। अगर एग्जामिनर नहीं लिखा है ओपन लूप फीडबैक या क्लोज लूप के बारे में कुछ नहीं लिखा, केवल ट्रांसफर फंक्शन दिया और उसकी स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो आपको वहां 1 plus GSHS लिखने की जरूरत नहीं है, केवल उसका डिनोमिनेटर पार्ट लीजिए और राउथरविच कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, सो थोड़ा सा हम वापस उस टॉपिक पे आते हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा जल्दी से उसको कंसेप्ट पे आने की। तो ये है रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंटर्स का, तो रूट लोकस आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ k फॉर द कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। Now what is the conditionally stable system? क्या है conditionally stable system? A system which is stable for a certain range of k, that is what conditionally stable system। इसका मतलब वो हर k का वैल्यू के लिए स्टेबल नहीं है, किसी एक सर्टेन रीजन के लिए स्टेबल है, तो वो है कंडीशनली स्टेबल सिस्टम।
तो जनरली उस हम राउथ हर्विज मेथड से या हम जब राउथ यूज करेंगे देन वी कैन आल्सो फाइंड द रेंज ऑफ के टू मेक द सिस्टम स्टेबल या फिर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम। ये सभी कब होने वाला है? जब वो अल्टीमेट इक्वेशन पोल का होने वाला है स्टूडेंट। पोल मतलब डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट, आसानी से। ओके, नाउ अब बात करूं नेक्स्ट का। तो वंस द सिस्टम इज कंडीशनली स्टेबल सिस्टम, तो कहीं ना कहीं अगर वो सिस्टम कंडीशनली स्टेबल है तो उसका जो पोल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट के लिए वेरी कर रहा है। आपको मैंने अभी बताया था कि फॉर द स्टेबिलिटी इन द कंट्रोल सिस्टम अगर पोल एलएचएस में है तो वो स्टेबल माना जाएगा, अगर वो आरएचएस में चला गया तो अनस्टेबल माना जाएगा। मान लो किसी के पॉइंट के लिए मेरा पोल मूव हो रहा है, पोल ऐसा मूव हो रहा है, ये पोल जा रहा है इधर, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो आप सोचो कि यहाँ पे अगर मान लो के का वैल्यू कुछ था और यहाँ पे के का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो क्या मेरा पोल के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे ये राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है स्टूडेंट? तो एक पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को क्या मैं के एम बोल सकता हूँ? के एम मतलब दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ के, जहां पे मेरा सिस्टम स्टेबल रह सकता है। थोड़ी सी वैल्यू के का वैल्यू अगर के एम से बढ़ जाएगा तो पोल आरएचएस, ये जे ओमेगा है और ये सिग्मा है, ये आरएचएस है और ये एलएचएस है। जैसे ही के का वैल्यू, क्योंकि के वैल्यू को जब मैं इंक्रीज कर रहा था तो मेरा पोल जो है वो राइट हैंड साइड में मूव हो रहा था। यहाँ सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल, यहाँ भी स्टेबल, यहाँ भी स्टेबल, यहाँ भी स्टेबल, यहाँ भी स्टेबल। लेकिन जैसे ही इमेजनरी पे आया, ये जो रेड पे आ गया तो इमेजनरी पे आ गया, तो सिस्टम क्या बन गया? सिस्टम क्या बन गया स्टूडेंट? मार्जिनली स्टेबल बन गया। सिस्टम बन गया आपका क्या? मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल मतलब क्या? द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टेबिलिटी। आफ्टर दैट द सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल बिकॉज द पोल विल जंप इन राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, तो क्या इस रीजन में मैं कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट जो है जो रेंज ऐसा लिखा है, मान लो मैं इस एग्जांपल की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि रीजन ऐसा लिखा है कि k इक्वल टू 0 से लेके 6 है, तो k मार्जिनल जो लिया जाएगा km इक्वल टू 6 लिया जाएगा। k मार्जिनल क्या हो जाएगा? 6, और 6.1 पे जो है पोल जो है वो आरएचएस में मूव कर देगा। ओके स्टूडेंट, मैं कुछ भी रैंडम एग्जांपल ले आऊंगी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 6 मतलब अगर 1 2 3 4 5 पे पोल एलएचएस में मौजूद था, एलएचएस मौजूद था, जैसे 6 आया ना तो पोल इमेजनरी पे चला गया और 6.1 पे आपका पोल आरएचएस में जंप कर दिया, सिस्टम अनस्टेबल बन गया। तो मार्जिनली स्टेबल केएम, ये जो केएम लिखा है, कुछ लोग इसका डेफिनेशन भी बहुत सी गेट बुक में रॉन्ग लिखा होता है। ये लिखा होता है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के एट व्हिच द सिस्टम इज स्टेबल इज कॉल्ड मार्जिनल वैल्यू ऑफ के इज कॉल्ड के मार्जिनल। रॉन्ग है, के मार्जिनल रॉन्ग। कैसा रॉन्ग है? इसमें तो सेटिस्फाई हो रहा है, देखो इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ और एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनेगा, बहुत एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। मान लिया इस बार पोल 0 पे इधर था, 1 पे इधर आया, 2 पे इधर आया, 3 पे इधर आया, 4 पे इधर आया और 5 पे इधर आया, ऐसा आ गया और फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे अल्टीमेट जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि k इक्वल टू 0 पे, मान लीजिए सपोज करें k इक्वल टू, ये पोल जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये ऐसा होके इधर से ऐसा जा रहा था, तो व्हाट विल बी द रीजन? अगर मैं रीजन ये बना रहा हूँ इस बार, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनिशियली k इक्वल टू 0 पोल इधर है तो उसके बाद ये पोल इधर जा रहा है। मान लो सपोज किया मैंने पोल इधर था, इधर जा रहा था ऐसे, तो क्या बोल सकता हूँ k इक्वल टू 0 पोल आपका यहाँ था, पोल आपका यहाँ था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि k इक्वल टू 0 से लेके नाउ इट इज एक्चुअली km आल्सो, इट इज आल्सो km। तो क्या इस बार रेंज ऑफ स्टेबिलिटी k इज ग्रेटर देन km लेस देन इंफिनिटी आ गई क्या स्टूडेंट? बोलो ना यस और नो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो क्या यहाँ पे km एक मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है स्टूडेंट? इट इज मिनिमम वैल्यू। बन गया मिनिमम। कैसे बन गया देख लो आप। यहाँ पे पहले 0 पे ये अनस्टेबल था, 1 पे स्टेबल, 2 पे अनस्टेबल, 3 पे अनस्टेबल, 4 पे अनस्टेबल, 5 पे अनस्टेबल। मान लिया ये वैल्यू मेरे 7 है, मान लिया ये वैल्यू 7 है, मतलब km का वैल्यू 7 है जब आपका पोल इमेजिनरी पे है। तो क्या 7.1 पे इस बार आपका पोल लेफ्ट हैंड साइड में जंप किया और वंस इट इज जंप इन लेफ्ट हैंड साइड इट विल बिकम स्टेबल, दैट विल मेक द सिस्टम स्टेबल। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये नहीं बोल सकते कि km इज मैक्सिमम है या मिनिमम है। नो, ये दोनों रॉन्ग है। अगर कोई एक बात बोलता है तो कहीं ना कहीं दूसरे को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमको क्या बेस्ट डेफिनेशन बोलना चाहिए km का? व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन? जो कहीं नहीं शायद रेफरेंस बुक में ये लिखा होता है कहीं ना कहीं कि मैक्सिमम वैल्यू, वो है कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाता है। तो आपको ये बोलना चाहिए व्हाट इज km, व्हाट इज km का डेफिनेशन? km का डेफिनेशन ये है, km it is a value of k that will place the closed loop poles on the imaginary axis। km k का वो वैल्यू है जो पोल्स को इमेजिनरी एक्सिस पे लेके आ जाए, वो है km का वैल्यू। आई होप यू गॉट द पॉइंट स्टूडेंट। इज इट ओके? इतना आसान, कुछ नहीं किया हमने, केवल ये देख लिया कि km कब बन जाएगा जब वो पोल को इमेजिनरी पे लेके आ जाएगा।
Km k का वो वैल्यू है जो कि पोल को इमेजिनरी एक्सिस पे ला दे, वो है मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इधर ओके स्टूडेंट, तो हमने ये भी देख लिया कि कैसे, तो क्या पॉइंटर्स है, क्या पॉइंटर्स बन गए हमारे पास फर्स्ट पॉइंटर ये था, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ रूट्स। द सेकंड पॉइंटर हमारे पास ये बना, इट also used to find out the stability of a system. If the roots are poles, if roots are zeros, then we can only comment the location of zeros. We are not supposed to comment stability because stability is only defined by poles. Okay, now अब बात करता हूँ और पॉइंटर्स की। हम बात करें, पहला पॉइंट ये कवर किया, दूसरा पॉइंट किया स्टेबिलिटी, थर्ड पॉइंट कवर किया हमने, इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ k फॉर द कंडीशनली स्टेबल सिस्टम। द फोर्थ पॉइंट इज इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट km जो भी बात किया मैंने, टू फाइंड द मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। द नेक्स्ट पॉइंटर, ये सब हम पर्पस की बात कर रहे हैं। आप यू शुड नो कि वेयर वी कैन यूज द राउथरविज। आपको ये पता होना चाहिए कि राउथरविज की एप्लीकेशंस क्या है। राउथरविज आता तो है, लेकिन राउथरविज को कहाँ यूज करना है, ये पर्पस में लिखा रहा हूं अभी, ये पर्पस और एप्लीकेशंस में आपको बता रहा हूं। तो राउथरविज जो है, अगर मेरा Km मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है तो क्या वो पोल इमेजिनरी पे है? अगर इमेजिनरी पे है, क्योंकि ये एक्सिस ओमेगा का है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसका ओमेगा में है ना। माना अगर वैल्यू 2 है तो एक्चुअली ओमेगा n का वैल्यू आता है 2 रेडियन पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, क्योंकि ये j ओमेगा। सो whenever the system is having marginally stable system, या फिर अगर पोल मेरा इमेजिनरी पे है तो कहीं ना कहीं वो ऑस्किलेशन को शो कर रहा है। बहुत से सुनिएगा, ऑस्किलेशन को शो कर रहा है, और अगर ऑस्किलेशन को शो कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ओमेगा हो सकता है। सो डेफिनेटली the Rautherwich method is also used to find the frequency of oscillation omega n at k equal to km, क्योंकि ओमेगा n केवल किस k पे निकाला जाएगा, once k is equal to km, then only your pole actually exists on imaginary. Remember this point student. So k का वैल्यू km जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे, अब क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, इससे थोड़ी देर बाद देखने वाले डीप में। ओके, तो k का वैल्यू जब km पुट करेंगे, then only you will get actually what poles that lie on imaginary axis. ओके, मैंने बोला पोल अगर इमेजिनरी एक्सिस पे है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, और ओमेगा n का वैल्यू अगर 2 रेडियन पर सेकंड है, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन या नेक्स्ट पर्पस इसका क्या हो गया, इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ oscillation, the frequency of oscillation at k equal to km. And the last purpose of the Rautherwich is what? It is also used to find out relative stability. Now, what is relative stability? In the relative stability concept, we need to find out the stability not with respect to imaginary axis. Examiner will give you point. Examiner आपको कोई point देता है इसमें कि find out the stability या find out the location of roots with respect to s equal to -1 या with respect to s equal to -2. Now we have to check the stability with respect to that line. So in the relative stability concept, we need to shift the s plane in the z plane or s dash plane or whatever we can suggest the name of the next plane. Okay, student. So relative stability is last application of the Rautherwich definitely, और definitely ये कहीं ना कहीं root locus में हमको help करेगा to find out the intersection point of root locus on the imaginary axis. We will definitely use the Rautherwich method. So these are some basic purpose, basic applications of Rautherwich where we should use Rautherwich method.